मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ राकेश और आर फिजिक्स हब में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस की। ठीक है, हमने देख लिया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज, हमने देख लिया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल भी देख लिया था, कुछ न्यूमेरिकल्स भी देख लिए थे। तो आज हम बात करने वाले हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, देखो नेम अपने आप में ही इंडिकेट कर रहा है इक्वी। इक्वी का मीनिंग क्या है? इक्वल। इक्वी का मीनिंग क्या है? इक्वल। पोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है? 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन करते हैं वो पोटेंशियल होता है। और सरफेस का मतलब होता है जिसका एरिया हो, लेंथ हो और विड्थ हो, तो वो सरफेस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो, सेम, उस सरफेस को बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या हो, सेम। तो ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो उसको बच्चों क्या बोलते हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। समझ गए? अब सपोज करो ये बोर्ड है, अगर मैं कहता हूँ ये बोर्ड एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो इस बोर्ड पे जितने भी पॉइंट है ए बी सी, इस बोर्ड पे जितने भी पॉइंट है ए बी सी, इन सब का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। अगर ये बोर्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो इस बोर्ड पे 3 पॉइंट है, इसका मतलब ये होगा ए बी और सी का पोटेंशियल क्या होगा? सी। तो आपको कुछ नहीं करना, इतना समझना है, ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो वो क्या कहलाएगा? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, अब बच्चों इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस की। प्रॉपर्टीज फर्स्ट तो यही है कि पोटेंशियल सेम रहेगा, हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। जैसे आपकी नोटबुक का जो पेज होता है, अगर वो पेज एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो पेज पे आप जितने भी पॉइंट लिखेंगे उन सब का पोटेंशियल क्या होगा? सेम। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये है बच्चों कि पोटेंशियल सेम रहेगा। दूसरी प्रॉपर्टी, वर्क डन जीरो होगा। किसी भी चार्ज को इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे मूव करने के लिए आपको कोई वर्क डन नहीं करना है। देयर इज ए नो वर्क डन इज रिक्वायर्ड टू मूव ए चार्ज ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को मूव करने के लिए वर्क डन करने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे, इतना तो क्लियर हो गया। अब जैसे ये बोर्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। ठीक है बेटा, अगर ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो ए का पोटेंशियल वी है तो बी का पोटेंशियल भी कितना होगा? वी। दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। अगर मैं वर्क डन लिखना चाहूँ क्यू नोट को ए से बी लेके जाते हैं तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी क्या होगा? हम क्या कर रहे हैं, एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, उसमें 2 पॉइंट है ए और बी, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो पोटेंशियल दोनों का क्या होगा? सेम होगा। तो वर्क डन ए से बी कैसे निकालेंगे? फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इनटू में चार्ज। फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इनटू में वो चार्ज जिसको मूव करना है। फाइनल पोटेंशियल कितना है? वी। इनिशियल भी कितना है? वी। और चार्ज कितना है? क्यू नॉट। जीरो आ गया। तो सेकंड प्रॉपर्टी ये हो गई कि आपको वर्क डन करने की जरूरत नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। जैसे अगर ये बोर्ड एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी बेटा, समझ गए? जैसे मैं आपको कहूँ
ये मेरी पाम इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। ई परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इस बात को मैं प्रूव कर देता हूँ। देखो इतना तो हमें समझ में आ गया, ए से बी तक का वर्क डन 0 होगा। किसी भी चार्ज को इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे मूव करने के लिए बेटा कोई वर्क डन करने की जरूरत तो नहीं है ना, वर्क डन तो 0 ही होगा। तो आपको इतना समझ आ गया वर्क डन 0 है। वर्क डन को आप कैसे लिखेंगे, ये वर्क डन होता है एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर, उसका इंटीग्रेशन। बोलो ये स्मॉल वर्क डन है और इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। अब दोनों साइड डिफरेंशिएशन करें तो डिफरेंशिएशन करने से इंटीग्रेशन का साइन हट जाता है और 0 का डिफरेंशिएशन 0 रहता है। ये ऐसे बोल सकते हैं इंटीग्रेशन कहाँ चला गया, 0 में। तो ये आ जाएगा एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर, ये 0 आ जाएगा। इंटीग्रेशन समझ लो 0 में चला गया। अब आप सभी को पता है कि जो एक्सटर्नल फोर्स है और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। देखो ये वाला जो वर्क डन होता है ना, ये इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स इधर है तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन होता है ये फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल इनटू में चार्ज। रिप्लेस करो, एक्सटर्नल को लिख दो माइनस एफ ई डॉट डी आर, माइनस भी 0 में चला जाएगा और इलेक्ट्रिक फोर्स को हम लिख सकते हैं Q इंटू ई। जैसे आप Q नोट को लेके जा रहे हैं तो Q नोट इंटू ई, माइनस चला गया 0 में, Q नोट भी 0 में चला जाएगा। E डॉट डी आर हो जाएगा ई डी आर कोस थीटा। बोलो Q नोट उधर चला गया। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई 0 है, इसका मीनिंग क्या है, E 0 नहीं है। क्यों 0 नहीं है, क्योंकि अगर कोई चार्ज प्रेजेंट है तो फील्ड तो होगा। डिस्प्लेसमेंट भी 0 नहीं है डी आर, इसका मतलब है कोस थीटा 0 है, इसका मतलब थीटा क्या है 90 डिग्री। थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड डी आर, इसका मतलब सरफेस पे डी आर ऐसे है तो ई कैसे, डी आर तो सरफेस पे बनाओगे ना। आपका यहाँ ये प्रूव हो गया है ई और डी आर में 90 डिग्री का एंगल है। डी आर तो सरफेस पे बनेगा, जैसे ये बोर्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो डी आर ये हो गया, तो ई ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा इसके परपेंडिकुलर। तो डी आर सरफेस पे होगा तो ई उसके परपेंडिकुलर, तो बोर्ड के परपेंडिकुलर हो गया। आप पेज पे कोई लाइन बनाओ और उस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन बनाओ, मतलब वो पेपर के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बोल सकते हैं ई सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो हर जगह पोटेंशियल सेम होगा, वर्क डन 0 होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू दी इक्वी पोटेंशियल सरफेस। 3 प्रॉपर्टी क्लियर है। 4th देखो, सिंपल है और इम्पोर्टेंट है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, इतना आपको समझ आ रहा है, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी, टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। अगर दो सरफेस इंटरसेक्ट करेंगे, सपोज करो एक सरफेस ये है और एक ये है, अगर ये कहीं इंटरसेक्ट करते हैं तो जहाँ ये इंटरसेक्ट करेंगे तो एक लाइन बनेगी जहाँ पे ये मिल रहे हैं, पॉइंट नहीं बनेगा, लाइन बनेगी, ये पूरी लाइन। इसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होना चाहिए परपेंडिकुलर, इसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होना चाहिए।
तो यहाँ जहाँ पे ये दोनों टच कर रहे हैं ये एक पूरी लाइन बन गई, इसके हिसाब से डायरेक्शन इधर बनेगी और इसके हिसाब से परपेंडिकुलर उधर बनेगी। तो हर एक पॉइंट पे दो दो डायरेक्शन हो जाएंगी, यहाँ एक इधर डायरेक्शन होगा, इसके हिसाब से उधर होगा, अलग अलग है ना, इसका परपेंडिकुलर उधर होगा, इसका इधर होगा। तो हर एक पॉइंट पे दो दो डायरेक्शन हो जाएंगी और दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इसलिए ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। लास्ट प्रॉपर्टी है, अगर बेटा जैसे मैं कहूँ ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अगर इनमें गैप कम है, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस में गैप कम है तो आप ये समझेंगे फील्ड स्ट्रॉन्ग है। जैसे मैंने पढ़ाया था इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में अगर गैप कम है तो फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा और गैप ज़्यादा होगा तो फील्ड वीक होगा। इसी तरह अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर, इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर अगर गैप कम है तो फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा और गैप ज़्यादा है तो फील्ड वीक होगा, ठीक है। तो ये 5 प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल सरफेस की। इतना समझ आ गया। मैं आपको कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने सिखा रहा हूँ, जैसे पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल सरफेस कैसे होगा, नेगेटिव का कैसे होगा, डाइपोल का कैसे होगा, सिमिलर चार्ज का कैसे होगा, वो देख लेते हैं। Some equipotential surfaces, सब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस में ड्रॉ करना सिखा रहा हूँ कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ होते हैं, ठीक है बेटा। चलो देखते हैं। फर्स्ट, अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रिक ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, सिंगल पॉजिटिव चार्ज जैसे प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू का इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे होगा, स्फीयर बनेगी। अब आप सोच रहे हो सर स्फीयर क्यों बनेगी, जैसे आपका ये चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाई आर, यहाँ भी के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, तो हर जगह पोटेंशियल सेम होगा, तो इस पूरे सरफेस पे पोटेंशियल के क्यू बाई आर होगा। ऐसे यहाँ भी के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर होगा। तो ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बनते हैं ऐसे, एक के बाद एक, 4 सेंटर पे, क्योंकि डिस्टेंस सेम होगा, पोटेंशियल होता है ना के क्यू बाई आर, तो इस पूरे सरफेस पे पोटेंशियल सेम होगा, इस स्फीयर पे पूरे पे सेम होगा। इन सभी स्फीयर का अलग अलग होगा लेकिन सेम होगा। जैसे इस पे 10 है तो 10 होगा, इस पे जैसे कि 20 है तो 20 होगा, इस पे जैसे 30 है तो 30 होगा। सेम क्यों होगा ये आप समझ गए, के क्यू बाई आर होगा। दूसरी बात, इनमें गैप भी बढ़ता जाएगा, ये गैप कम होगा, फिर गैप ज़्यादा होगा, फिर और ज़्यादा होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस में गैप बढ़ने का मतलब क्या है, फील्ड कम हो रही है, और आप सभी को पता है अगर हम चार्ज से दूर जाएंगे तो फील्ड डिक्रीज होता जाएगा, तो जब फील्ड डिक्रीज होता जाएगा तो मैंने बता रखा है गैप इंक्रीज होता जाएगा, तो ये गैप इंक्रीज होता जाएगा। जैसे यहाँ गैप कम है, यहाँ और ज़्यादा, यहाँ और ज़्यादा, तो गैप इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि फील्ड डिक्रीज हो रहा है। और आपको ये भी प्रॉपर्टी पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो आप मुझे बताएं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे ही बनेगी, रेडियली आउटवर्ड बनेगी, नहीं बनेगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड बनेगी तो ये 90 डिग्री तो है सरफेस पे, क्योंकि रेडियस हमेशा 90 डिग्री का बनाता है। तो आपकी इसमें दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, गैप वाली भी और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है वो भी। अगर आपको दूसरा सरफेस बनाना हो सेम, ड्यू टू सिंगल नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज में सेम बनेगा, कोई डिफरेंस नहीं है।
गैप कम होगा, थोड़ा गैप ज़्यादा होगा, फिर और ज़्यादा होगा। नेगेटिव चार्ज है तो बस डिफरेंस क्या होगा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स रेडियली इनवर्ट दिखा सकते हो। जैसे पोटेंशियल ड्रॉ करना है तो आपको ये जरूरी नहीं है। अगर बेटा पोटेंशियल ड्रॉ करना है तो आप बस ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बना दें तो लाइन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होते हैं वो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बनते हैं। और ध्यान रहे गैप बढ़ता जाएगा क्योंकि फील्ड कम होता जा रहा है, प्रॉपर्टी है इसकी। ऐसा क्यों होता है, ये वाली प्रॉपर्टी एक डेरिवेशन आएगा आगे, वहाँ डिस्कस करूँगा, ठीक है। ई और वी में रिलेशन पढ़ाऊँगा, तब ये वाली प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएगी कि गैप ज़्यादा होने से फील्ड कम कैसे होता है और कम होने से ज़्यादा कैसे होता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। तीसरा मैं देख रहा हूँ ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। एग्जाम में आ जाए इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसे होगी। तो डाइपोल की वजह से ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू चार्ज हो गया। ये आप ध्यान रखेंगे, इसमें आउटसाइड गैप बढ़ता जाता है। ऐसे बनेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा, सर ऐसा पैटर्न क्यों बना रहे हो, आप ऐसा पैटर्न क्यों बना रहे हो सर कि अंदर गैप कम है और बाहर गैप ज़्यादा है। देखो गैप कम है इसका मतलब अंदर फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा और बाहर गैप ज़्यादा है इसका मतलब फील्ड वीक होगा। आप एक चार्ज को यहाँ रख के देखो, ये नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा टेस्ट चार्ज को और ये पॉजिटिव रिपेल करेगा, दोनों फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, ऐड हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड मिलेगा। और यहाँ पे रखेंगे तो ये अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा, वो वाला इधर रिपेल करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ फील्ड क्या होगा, माइनस होगा, फील्ड वीक हो जाएगा। तो इसलिए इधर गैप ज़्यादा होगा, अंदर गैप कम होगा। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। अगर दोनों चार्ज सेम हो, ड्यू टू सिमिलर चार्जेस, सिमिलर चार्जेस का मतलब क्या है, अगर दोनों ही पॉजिटिव हो या दोनों ही चार्ज नेगेटिव हो फिर गैप रिवर्स हो जाएगा, अंदर की तरफ गैप बढ़ जाएगा। इसे समझने की कोशिश करें, जैसे प्लस और प्लस, ठीक है बेटा। तो ये ऐसे बनेगी, अंदर गैप बढ़ जाएगा। ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो सिमिलर चार्जेस की वजह से इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऐसे होंगे। इंटरसेप्ट नहीं करेंगे, टच कर रहे हैं, ठीक है, टच कर सकते हैं क्योंकि इसका परपेंडिकुलर इधर, इसका इधर, तो परपेंडिकुलर एक बन सकता है। तो ऐसे सरफेस होंगे। अब और है मेरे पास, यूनिफॉर्म फील्ड हुआ तो कैसा होगा, इंक्रीजिंग फील्ड हुआ तो कैसा होगा, डिक्रीजिंग फील्ड हुआ तो कैसा होगा। तो ये फील्ड वाले और देख लो जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। तो ये डायरेक्ट ड्रॉ करने आते हैं 1 मार्क में, तो आप डायरेक्ट ड्रॉ करें, कुछ नहीं लिखना है इनमें, फुल मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। ये सरफेस इसलिए बनते हैं, इन पे सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है कि सर ऐसा क्यों बनाया। आप इन पे हर जगह ई देखोगे तो परपेंडिकुलर ही आए, ठीक है। तो सभी प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए ये शेप ऐसी बनती है। फिफ्थ देखो, यूनिफॉर्म ई ले लेते हैं। ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो सरफेस कैसा होगा। देखो यूनिफॉर्म फील्ड होगी तो गैप सेम होगा, तो मैं ऐसे बना सकता हूँ, गैप सेम रखना है, ठीक है।
ऐसे बन जाएगी। मेरे कहने का मतलब है सरफेस ऐसे बनेगी, एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनके परपेंडिकुलर हो जाएगी ऐसे। और गैप क्या रखना है, सेम। गैप सेम रहेगा तो हम समझ जाएंगे फील्ड यूनिफॉर्म है। और फील्ड का डायरेक्शन ऐसे बनेगा, यहाँ से हटा देते हैं इनको, ये फील्ड का डायरेक्शन होगा। और ये जो गैप है D1, ये भी D होगा, और D2 भी क्या होगा, D। यूनिफॉर्म फील्ड है तो गैप क्या रहेगा, सेम। सपोज करो इंक्रीजिंग फील्ड हो तो गैप क्या होगा, डिक्रीजिंग। और ये भी ध्यान रखना है, फील्ड अगर एक्स में है तो प्लेन वाई और जेड में होगा। क्यों? क्योंकि ई सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अगर ये वाई और जेड है तो डायरेक्शन फिर एक्स होगा। अगर बेटा इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैं उसको चलो कोऑर्डिनेट एक्सिस से बना देता हूँ, आपको ज़्यादा सही समझ में आएगा। अगर आपसे बोला जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जेड में है तो आपको कंफर्म हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जेड में बनाना है तो सरफेस किधर बनाऊंगा, एक्स और वाई में। तो एक्स और वाई में सरफेस कैसे बनेगी वो देखो, ये एक्स ले लो, ये वाई ले लो, ये जेड ले लो। तो एक्स वाई में सरफेस बनाओ। एक्स वाई में सरफेस कैसे बनेगी, ये वाली साइड वाई के पैरेलल हो गई और एक्स के पैरेलल बनाओ। ये वाली साइड एक्स के पैरेलल हो गई, इसका मतलब ये सरफेस एक्स वाई में हो गया। इंक्रीजिंग है तो गैप क्या होगा, डिक्रीजिंग गैप होगा। डिक्रीजिंग गैप का मतलब अगला गैप बहुत कम होने वाला है। समझ गए? तो ये वाली साइड तो हो गई एक्स के पैरेलल, ये वाली साइड हो गई वाई की। तो हम कह सकते हैं ये सरफेस एक्स वाई में बन गया। डायरेक्शन किधर है, जेड में। तो ई आपका ऊपर की तरफ हो जाएगा। और ये गैप देखो बेटा, ये D1 गैप है और ये D2 गैप है, और D1 ज़्यादा है D2 से। फील्ड इंक्रीज होता जाएगा तो गैप डिक्रीज होता जाएगा, उल्टा होता है, ठीक है। तो ये गैप ज़्यादा है और ये गैप कम है। तो सरफेस ऐसे हैं एक्स और वाई में, और फील्ड ऐसे है। तो प्रॉपर्टी सारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ई हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर। अगर वो कहता है ये वाई जेड में है तो डायरेक्शन एक्स में, तो इसे एक्स लिख लेते हैं, इसे वाई और इसे जेड। समझ गए? ऐसे डिक्रीजिंग हुआ तो डिक्रीजिंग में क्या करोगे, एक आ जाएगा डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डिक्रीजिंग में भी मैं बना देता हूँ बेटा, ऐसा ही बनेगा। वैसे डिफरेंस क्या होगा, गैप बढ़ जाएगा। गैप बढ़ा देना, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्स, ये हो गया वाई और ये हो गया जेड। फील्ड अगर जेड में है, फील्ड को हमने लाइट कर लिया, ई किधर है, जेड में। ई किधर है, जेड में। ई जेड में तो सरफेस एक्स और वाई में होगी। ये साइड एक्स में होगी दो, और ये दो किसके पैरेलल होगी, वाई में। और गैप आप देख सकते हो बेटा, ये D1 है और ये D2 है। D2 इज ग्रेटर देन D1। डिक्रीजिंग फील्ड होगा तो गैप इंक्रीजिंग होगा, मतलब गैप बढ़ता जाएगा। तो ऐसे सरफेस बनाने होते हैं। जिसके फील्ड की डायरेक्शन दी जाएगी एक्स में है तो कंफर्म हो जाएगा आपको सरफेस वाई जेड में बनाने हैं। तो वाई जेड में आप एक वाई के पैरेलल बनाना पड़ेगा, एक जेड के। कोई नहीं, एक्सिस को हम उस हिसाब से चेंज कर लेंगे। अगर फील्ड एक्स में देगा तो यहाँ एक्स लिख लेना, ठीक। एक्स के बाद आता है वाई, वाई के बाद आता है जेड। ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, ये नहीं कि कहीं भी कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लॉट कर दी, ठीक। एक लास्ट और देख लो बेटा, ग्रिड की वजह से सरफेस कैसे होंगे, चार्ज ग्रिड। ग्रिड का मतलब समझते हो, ग्रिड होता है बच्चों एक तरह से ट्रैप होता है।
जाल सा होता है, ठीक है। जैसे ड्यू टू चार्ज ग्रिड, ग्रिड ऐसा होता है, एक जाल सा है और इसको आपने चार्ज कर दिया। ये एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में है, इसलिए मैं प्रॉपर्टी में लिखवा देता हूँ, आपको दिक्कत ना है। इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू चार्ज ग्रिड, तो ग्रिड की वजह से कैसा बनेगा? ग्रिड की वजह से पहले ऐसे होते हैं, कर्व होते हैं, फिर हल्का कर्व होता है और फिर ऐसे प्लेन सरफेस होते हैं। इसमें समझाने में बड़ा मुश्किल सा रहेगा क्योंकि दोनों साइड है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल चार्जेज है, तो आप इसे याद कर लें। 1% केस होता है कि एग्जाम में पूछ लें, पहले कर्व होंगे फिर फ्लैट सरफेस बनते जाएंगे। तो ये मैंने आज इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात की है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वीडियो को ध्यान से देखें, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर हमें स्पीड ज़्यादा लग रही है या कुछ ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है बेटा, थैंक यू।